एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। समीना बड़ी महारत से ड्राइविंग कर रही थी। जब किसी ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती तो लोग मुड़कर उसकी तरफ देखने लगते। ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई निहायत खूबसूरत और फैशनेबल लड़की और उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ गामा, जो लिबास और शक्ल सूरत से ही छटा हुआ बदमाश लगता था। यही तजाद लोगों के लिए गालिबन हैरत का बायस था। बागबानपुरे में घास मंडी के सामने समीना ने गाड़ी रोक ली। समीना ने गामे की तरफ देखते हुए कहा, किसी से मालूम करो सिद्दीका कहाँ है। गामा गाड़ी से उतरकर कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर घास मंडी के साथ वाली गली में दाखिल हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 15 मिनट के बाद हुई थी। वो पाकिस्तानी बाजार की तरफ से आया था। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोली, पता चला? गामे ने कहा, हाँ, वो बागीची सेठियां वाली में बैठा हुआ है। समीना ने पूछा, ये कौन सी जगह है? गामे ने सड़क के पार इशारा किया, बोला, वो सामने वाली गली में। समीना ने इशारा किया, बैठो। उसने गाड़ी स्टार्ट करके यू टर्न लिया और गामे के कहने पर गाड़ी एक तंग सी गली में मोड़ दी। उस गली में दाईं तरफ एक बहुत बड़ा अहाता था जो घोड़ों के अस्तबल का काम दे रहा था। उससे आगे फर्नीचर का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था। बाईं तरफ मकान भी थे और 2-3 ऐसे छोटे छोटे कारखाने थे जहां साइकिलों के पुर्जे तैयार होते थे। उससे आगे एक छोटा सा मैदान था जिसके चारों तरफ किसी कलानुमा इमारत की कदीम 4 दीवारी थी। फर्नीचर के वर्कशॉप के साथ ही वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वाटर पंप और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी। बिल्कुल सामने छोटी सुर्ख ईंटों का एक बहुत बड़ा चबूतरा था जिसके ऐन वस्त में एक टूटी फूटी कब्र थी। कब्र वाले चबूतरे पर पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त था। पीपल का ये दरख्त भी शायद उतना ही कदीम था जितनी ये कब्र। उसकी फैली हुई शाखें कब्र पर साया फगन थी। ये महाबत खान की कब्र थी, वही महाबत खान जो शहनशाह जहांगीर का जर्नैल था, लाहौर का गवर्नर। बड़ा दबदबा था उसका। लेकिन अब उसकी कब्र के चबूतरे पर बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। किसी जमाने में इसके चारों तरफ एक अजीम मकबरे की दीवार हुआ करती थी। 4 दीवारी और अहाते का कुछ हिस्सा अब भी बाकी था जिसे लोगों ने अस्तबल बना लिया था। समीना ने गाड़ी कब्र वाले चबूतरे के करीब रोक ली और इधर उधर देखने लगी। उसकी नजरें 4 दीवारी के बिल्कुल आखिरी कोने में एक जगह जम गईं। अहाते के उस हिस्से में तांगों की मुरम्मत करने वाले ने कब्जा जमा रखा था। 3-4 टूटे फूटे तांगे खड़े थे। एक तरफ एक दायरे में उपले सुलग रहे थे। उन उपलों में किसी तांगे के पहिए का रिम दबा हुआ था। करीब ही 2-3 आदमी बैठे हुए थे। एक आदमी जमीन पर पड़ी हुई तांगे की एक टूटी फूटी गद्दी पर बैठा हुआ था। उसने मैली सी चादर ओढ़ रखी थी। समीना ने इशारा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है सिद्दीका वो बैठा हुआ है, वो जिसने चादर ओढ़ रखी है। गामा बोला, हाँ वही है, मैं उसे लेकर आता हूँ। गामे ने उतरने के लिए कार का दरवाजा खोला। समीना बोली, ख्याल रखना भागने न पाए। गामा बोला, मेरी नजरों में आ गया है, अब बचकर कहाँ जाएगा। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया। कब्र वाले चबूतरे के करीब मकानों के सामने कोई गाड़ी रुकना अनोखी बात नहीं थी, लेकिन तांगों वाले वर्कशॉप में बैठे हुए 2-3 आदमी बड़े गौर से उस तरफ देख रहे थे। और जब गामा गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने लगा तो 2 आदमी वहां से खिसक गए। तांगे की टूटी हुई सीट पर बैठे हुए शख्स ने भी गामे को देख लिया था। उसके चेहरे पर खौफ के साए लहरा गए थे। वो सिद्दीक था। गामे को अपनी तरफ आते देखकर उसे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो अपनी जगह से उठ गया और आहिस्ता आहिस्ता तांगों के पिछली तरफ जाने लगा। गामा अभी दूर ही था कि सिद्दीके ने दीवार की तरफ दौड़ लगा दी। गामा भी ललकारता हुआ उसके पीछे दौड़ा। फसीलनुमा दीवार टूटी फूटी थी। दीवार की बुलंदी अगरचे 20 फुट थी, मगर उस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था और सिद्दीका दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गामे ने जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। वो उसे निशाना नहीं बनाना चाहता था। फायर का मकसद महज उसे डराना था। गोली सिद्दीके के पैर से तकरीबन 2 फुट दूर दीवार में लगी। दीवार का चूने का प्लस्तर उखड़ कर गिरा। सिद्दीके के मुंह से चीख निकल गई और वो भी धड़ाम से नीचे गिर गया। फायर की आवाज से डिस्पेंसरी और आसपास के लोग चौंक गए। कुछ लोग खौफजदा होकर वहां से महफूज जगह की तरफ दौड़े थे। गामा दौड़कर सिद्दीके के करीब पहुंच गया जो उठने की कोशिश कर रहा था। गामे ने करीब पहुंचते ही उसके सर और पसलियों पर 2-3 ठोकरें रसीद कर दी और चादर खींचकर दूर फेंक दी। चादर के साथ ही कपड़े का एक छोटा सा थैला भी दूर जा गिरा जिसमें से प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां निकलकर इधर उधर बिखर गईं। वो हेरोइन की थैलियां थीं। गामे ने सिद्दीके को कमीज के कॉलर से पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ कार की तरफ ले जाने लगा।
लोग अब खौफजदा होकर भागने की बजाय खड़े ये दिलचस्प मंजर देख रहे थे। बहुत से लोग सिद्दीके को हेरोइन फरोश की हैसियत से जानते थे। उनके ख्याल में उसे पकड़ने वाला कोई पुलिस का आदमी था। लेकिन जब उन्होंने कार में एक खूबसूरत लड़की को बैठे हुए देखा तो उन्हें हैरत हुई कि क्या इस लड़की का ताल्लुक खुफिया पुलिस से हो सकता है। टांगों वाले वर्कशॉप पर बैठे हुए बाज लोग गामे को भी जानते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि सिद्दीका माझे गुज्जर का आदमी था और गामे का ताल्लुक शारिक से था, और ये दोनों गिरोह तवील अरसे से आपस में लड़ रहे थे। उन लोगों को समझने में देर न लगी कि अब सिद्दीके की खैर नहीं। गामा सिद्दीके को ठोकरे मारता हुआ कार के करीब ले आया। उसने कार का पिछला दरवाजा खोलकर उसे ठोकरे मारते हुए अंदर ठूंस दिया और खुद भी अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। समीना ने पीछे मुड़कर देखा। उसने कार एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दी। कार वापस मोड़ने की बजाय वो एक और गली में घूमकर पिछली तरफ एक तंग से बाजार में निकल आई। नंग धड़ंग बच्चे भी सड़क पर दौड़ रहे थे। ट्रैफिक अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन समीना कार की रफ्तार बढ़ा नहीं सकी थी। उसे रफ्तार बढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसे इत्मीनान था कि उनके ताक़ुब में कोई नहीं है। ये तंग सी सड़क अंगूरी सिनेमा के करीब मुगलपुरा लिंक रोड पर जा मिलती थी। उस सड़क पर पहुंचते ही समीना ने कार दाईं तरफ मोड़ दी और उसके साथ ही कार की रफ्तार बढ़ा दी। लाहौर छावनी की मुख्तलिफ सड़कों और आरे बाजार की तरफ से होती हुई कार गड़ी शाहू वाली सड़क पर आ गई। पिछली सीट पर गामा सिद्दीके को दबोचा बैठा था। सबसे पहले उसने सिद्दीके की तलाशी ली। उसकी जेब से एक कमानीदार चाकू बरामद हुआ, जिसे गामे ने समीना के हवाले कर दिया। समीना ने वो चाकू डैशबोर्ड के खाने में डाल दिया। उस कमानीदार चाकू के अलावा उसकी जेबों से हेरोइन की चंद पुड़ियां और कुछ रकम बरामद हुई थी। गामा बोला, तुम जैसे लोगों का माल तो जायज और हलाल है। उसने वो रकम अपनी जेब में डाल ली। समीना ने सामने लगे हुए अकबी मंजर पेश करने वाले आईने में देखते हुए कहा, गामे, इससे मालूम करो माझा गुज्जर कहाँ है। सिद्दीका घिघियाया बोला, मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम है, मुझे नहीं मालूम। समीना ने कहा, कल तो तुम्हें मालूम था। मुझे बाजार में देखकर तुमने ताकुब करके मेरा घर देख लिया और गुज्जर को इतला कर दी। गुज्जर तो बड़े गैरतमंद होते हैं, लेकिन माझे जैसा बेगैरत गुज्जर मैंने आज तक नहीं देखा। उसमें शारिक का सामना करने की हिम्मत नहीं। मुझे उठाने की कोशिश कर डाली और इस कोशिश का नतीजा तुमने भी देख लिया। अगर ऐन वक्त पर शारिक न भी पहुंच जाता तो तुम लोग मुझे ले जाने में कामयाब नहीं हो सकते थे। ये मेरे हाथ देख रहे हो? उसने अपना बायां हाथ उठाकर दिखाया। बोली, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। माझे गुज्जर से अब शारिक नहीं, मैं निपटूंगी। तुम तो उसके बहुत मामूली से कारिंदे हो। कल तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरी तुमसे भी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम शराफत से मुझे बता दो कि माझा गुज्जर कहाँ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। सिद्दीका बोला, रब जानता है समीना बीबी, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। समीना बोली, कल तुमने उससे मेरे बारे में इत्तला कैसे दी थी? सिद्दीके ने जवाब दिया, कल वो नहर वाली कोठी पर था, लेकिन रात वाले वाक्य के बाद उसने अपना ठिकाना बदल लिया। वो डर गया था। मुझे कुछ पता नहीं वो अब कहाँ होगा। गामे ने मुदाखलत करते हुए कहा, समीना बीबी, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे हवेली ले चलो, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। ऐसे लोगों की जबान खुलवाने के लिए प्यार भरी बातों की नहीं, लातों की जरूरत होती है। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ऐसा ही करना पड़ेगा, और उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सिद्दीका घिघिया कर समीना की मिन्नत समाजत कर रहा था कि वो बेकसूर है, उसे छोड़ दिया जाए। गामे ने उसकी पसलियों पर 2-3 घूंसे जमा दिए। वो दांत भींच कर दोहरा हो गया। गामा गुर्राया, अब अगर तेरे मुंह से आवाज निकली तो गर्दन मरोड़ दूंगा। सिद्दीका पसलियों पर हाथ रख कर दोहरा होकर बैठ रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग हवेली पहुंच गए। समीना ने कार गेट के बाहर ही रोक ली थी। बोली, गामे, मैं शाम को आऊंगी। उस वक्त तक तुम्हें इससे ये मालूम हो जाना चाहिए कि माझा गुज्जर कहाँ है। वापसी पर जब वो समनाबाद मोड़ पर पहुंची तो किसी हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। समीना आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को आगे बढ़ाती रही। ट्रैफिक सड़क के किनारे बहुत हल्की रफ्तार से चल रही थी। समनाबाद मोड़ से जरा आगे गंदे नाले का पुल था। पुल के दूसरी तरफ सड़क के दाएं तरफ चुबुर्जी क्वार्टर्स थे, लेकिन अब समीना को इस तरफ से गुजरने में कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। पुलिया पर ट्रैफिक की रफ्तार कुछ और भी सुस्त हो गई। दफतन एक मोटरसाइकिल आगे निकल कर कार के बराबर आ गई। समीना सामने दिख रही थी। मोटरसाइकिल सवार ने खिड़की पर हाथ मारा। समीना ने गर्दन घुमाकर देखा। उसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मोटरसाइकिल पर उसका बाप था। उसके बाप ने इशारा किया, गाड़ी एक साइड पर रोको। बाप को देखकर समीना के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया था, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और हाथ के इशारे से बताया कि वो गाड़ी रोक रहे हैं। तकरीबन 50 गज आगे निकलकर उसने गाड़ी बाईं तरफ एक रास्ते पर मोड़ दी। उस तरफ भी सरकारी क्वार्टर्स थे और ये रास्ता उन क्वार्टरों में आने जाने के लिए था। उससे चंद गज आगे चुबुर्जी क्वार्टर्स का गेट था।
समीना ने उस रास्ते पर मोड़ते ही गाड़ी रोक ली। उसके बाप ने भी करीब आकर मोटरसाइकिल रोक ली। बाप के चेहरे के तासुरात देखकर समीना के दिल पर घूंसा सा लगा। वो कार से उतरकर बाप के सामने खड़ी होकर बोली, डैडी, कुछ कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम पहले ही बहुत रुसवाई देख चुके हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लंबी दास्तान है मेरी जिल्लत और रुसवाई की। आप प्लीज घर जाइए, किसी को मत बताइए कि मुझसे मुलाकात हुई थी। मैं किसी रोज घर आऊंगी, फिर चाहे आप मेरा गला घोंट दीजिएगा, लेकिन प्लीज डैडी इस वक्त आप कुछ मत बोलिए। बाप खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने कुछ कहना चाहा मगर होंठ फड़फड़ा कर रह गए और फिर दफतन मोटरसाइकिल पर बैठ गया। किक लगाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उसे तेजी से घुमाकर कॉलोनी के गेट से बाहर निकल गया। उसने मुड़कर समीना की तरफ देखा तक नहीं। समीना कुछ देर वहां खड़ी रही। करीबी क्वार्टर्स का दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो अजीब सी नजरों से समीना की तरफ देख रहा था। समीना कार में बैठ गई। उसने इंजन स्टार्ट किया और यू टर्न लेकर कार को सड़क पर ले आई। सड़क पर आते ही उसने कार की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। उसके दिमाग में तेज सनसनाहट हो रही थी। वो घर जाने की बजाय माल रोड की तरफ निकल गई। लॉर्ड्स के सामने कार रोककर वो नीचे उतर आई। उस वक्त 5:30 बजे थे। माल रोड पर बड़ी चहल पहल थी। लॉर्ड्स के सामने बहुत खुली जगह थी जहां गाड़ियां भी खड़ी थीं और कुछ लोग खड़े बातों में वक्त गुजार रहे थे। एक मोटरसाइकिल के करीब एक नौजवान खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था, जबकि उसका दूसरा साथी मोटरसाइकिल की सीट पर इस तरह बैठा हुआ था कि उसके दोनों पैर एक ही तरफ थे। वो भी सिगरेट के कश लगा रहा था। समीना ने तारीक शीशों की ऐनक उतारकर सीट पर डाल दी और अपना बैग उठाकर कंधे पर लटकाया। कार का दरवाजा खोलकर शीशा चढ़ाया और दरवाजा लॉक करके इधर उधर देखने लगी। यहाँ आने में उसके इरादे का कोई दखल नहीं था। बाप से मुलाकात के बाद वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई थी और गैर इरादी तौर पर उस तरफ निकल आई थी। मोटरसाइकिल के करीब खड़े हुए नौजवान ने उसकी तरफ देखकर अपने साथी को इशारा किया। उसने भी घूम कर देखा और उसके होंठों से बेइख्तियार सीटी निकल गई। समीना ने सीटी की आवाज सुन ली और घूरती हुई नजरों से उन नौजवानों की तरफ देखने लगी। वो दोनों अच्छे और मुअज़्ज़िज़ घरानों के लगते थे, लेकिन उनके मिजाज में आवारगी नुमाया थी। समीना लापरवाही से कदम उठाती हुई रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर खड़े हुए बावर्दी दरबान ने पहले उसे हाथ उठाकर सलाम किया और फिर दरवाजा खोल दिया। समीना पहली मर्तबा शौर्य के साथ यहाँ आई थी तो सहमी सहमी थी, लेकिन आज वो बड़े बेबाकाना अंदाज में अंदर दाखिल हुई। वो दरवाजे के करीब ही रुककर इधर उधर देखने लगी। अंदर रोशनी बहुत मध्यम थी। चंद मेजों पर गाहक बैठे हुए थे, जबकि बेशतर मेजें खाली थीं। यहाँ की रौनक दरअसल शाम के बाद शुरू होती थी और उस वक्त तो सीट हासिल करना भी मुश्किल होता था। समीना चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ी रही। फिर एक बावर्दी वेटर तेजी से उसके करीब आ गया। वेटर ने एक खाली मेज की तरफ इशारा किया। इस तरफ तशरीफ लाइए मैडम। समीना बोली थैंक यू और आगे बढ़कर उस मेज के करीब पहुंच गई। वेटर ने बड़े एहतराम से उसके लिए कुर्सी खींच दी। समीना के बैठते ही वेटर चला गया। चंद मिनट के बाद वो वापस आया और एक खूबसूरत तश्तरी में रखा हुआ ठंडे पानी का ग्लास उसके सामने रख दिया। समीना ने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, कॉफी ले आओ, जरा स्ट्रॉन्ग। वेटर के जाने के बाद उसने ग्लास उठा लिया और एक दो घूंट भरने के बाद ग्लास दोबारा मेज पर रख दिया। पानी इस कदर ठंडा था कि उसके हलक और सीने में ठंडक की एक लहर सी दौड़ाता हुआ चला गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद वेटर ने उसके सामने कॉफी सर्व कर दी। समीना कड़वी कॉफी की चुस्कियां लेते हुए इधर उधर देखने लगी। उसके साथ वाली मेज खाली थी। उसके बाद वाली मेज पर एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ सर झुकाए सरगोशियों में बातें कर रहा था। समीना ने कॉफी का अभी आधा कप ही खत्म किया था कि रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। उसकी नजर बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठ गई। वही दोनों नौजवान अंदर दाखिल हुए जिन्हें वो बाहर मोटरसाइकिल के करीब देख चुकी थी। वो दोनों दरवाजे के करीब रुककर इधर उधर देख रहे थे। समीना को देखकर उनमें से एक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों उस मेज की तरफ आ गए। समीना उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर कॉफी की चुस्कियां लेने लगी। उनमें से एक नौजवान ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? वो अपने साथी के मुकाबले में कदरे लंबे कद का मालिक था। गोरी रंगत और क्लीन शेव। दूसरा दरमियाने कद का मालिक था, सांवली रंगत और पेंसिल टाइप मूछें। मूछों वाले ने अपने साथी की तरफ देखते हुए कहा, अरे यार आरिफ, पूछने की क्या बात है, बैठ जाओ, कंपनी रहेगी। ये खुद भी अकेली बैठी बोर हो रही होगी। लंबे कद वाले आरिफ ने कहा, जनाब महमूद साहब, आप शायद भूल गए हैं कि एटिकेट भी कोई चीज होती है। महमूद बोला, अरे छोड़ो यार एटिकेट को, बैठो। ये कहते हुए वो बेतकल्लुफी से समीना के सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसके साथ ही चटाख की आवाज उभरी और मुख्तलिफ मेजों पर बैठे हुए लोग घूमकर उसकी तरफ देखने लगे। महमूद के गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि वो कुर्सी समेत हिलकर रह गया। उसका एक हाथ बेख्तियार गाल पर पहुंच गया और वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। महमूद के हलक से गुर्राहट सी निकली, तुम्हारी ये हिम्मत?
उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से एकदम सुर्ख हो गया। समीना एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। आउट, उसने चीखते हुए एक हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम लोग ये क्यों समझते हो कि अकेली नजर आने वाली हर लड़की आवारा होती है? अगर तुम 1 सेकंड के अंदर यहां से दफन न हुए तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि अपने पैरों पर चलकर जा भी नहीं सकोगे। दराज कामत आरिफ समीना की इस कार्रवाई से बदहवास हो गया। उसने महमूद का हाथ पकड़कर वहां से हट जाना चाहा, लेकिन महमूद ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसी लम्हे रेस्टोरेंट का मैनेजर और 2-3 वेटर बड़ी तेजी से वहां पहुंच गए। समीना मैनेजर की तरफ देखकर बोली, ये रेस्टोरेंट है या कहबा खाना? क्या लुच्चे लफंगों के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है या शुरफा यहाँ आना छोड़ दें? मैनेजर बोला, मुझे अफसोस है मैडम, मैं अभी इन दोनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। समीना बोली, पुलिस के हवाले करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इन्हें। गैरतमंद होंगे तो आइंदा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। मैनेजर ने वेटरों को इशारा किया। वेटर महमूद और आरिफ को बाहों से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गए। महमूद मुड़ मुड़ कर समीना को बदतरीन नताइज की धमकियां दे रहा था। मैनेजर ने समीना की तरफ देखकर इजहार नदामत करते हुए कहा, मैं एक बार फिर आपसे माजरत चाहता हूँ खातून, वैसे आपने बहुत अच्छा किया। इन गुंडों की अगर इसी तरह पिटाई होती रहे तो आइंदा ये वाकई किसी खातून की तरफ आंख उठाकर भी न देखें। करीबी मेज से एक नौजवान ने कहा, आपने वाकई बहुत अच्छा किया। वो भी उठकर उनके करीब आ गया था। फिर बोला, लेकिन शायद आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये बदमाश आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। समीना बोली, इन जैसे बदमाशों से निपटना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फिर उसने वेटर को दूसरी कॉफी लाने के लिए कहा। पहली कॉफी ठंडी हो चुकी थी। इसके तकरीबन आधे घंटे के बाद समीना रेस्टोरेंट से निकली। रेस्टोरेंट के सामने रौनक बढ़ गई थी। उसने दरवाजे से निकलकर इधर उधर देखा। न तो वो मोटरसाइकिल नजर आ रही थी और ना ही आसपास कहीं वो नौजवान दिखाई दिए थे। समीना अच्छी तरह जानती थी कि इस किस्म के लोग आसानी से हार मानने वाले नहीं होते। उसे यकीन था कि वो दोनों आसपास कहीं न कहीं जरूर मौजूद होंगे। वो इधर उधर देखे बगैर गाड़ी में बैठ गई और इंजन स्टार्ट करके उसे हल्की रफ्तार से सर्विस रोड पर ही रीगल चौक की तरफ ले जाने लगी। और फिर वो दोनों नजर आ गए। रेस्टोरेंट से तकरीबन 50 गज आगे वो अपनी मोटरसाइकिल के करीब खड़े थे। समीना को देखते ही आरिफ ने सीट पर बैठकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट कर दिया और महमूद उचक कर पिछली सीट पर बैठ गया। समीना ने ट्रैफिक सिग्नल की सुर्ख बत्ती देखकर गाड़ी रोक ली और फिर रोशनी तब्दील होते ही उसने यू टर्न लेते हुए सड़क पर गाड़ी वापडा हाउस की तरफ मोड़ दी। वो मोटरसाइकिल भी उसी तरफ मुड़ी। असेंबली वाले मोड़ पर उसे एक बार फिर सुर्ख बत्ती का सामना करना पड़ा। उसने गाड़ी रोक ली। उसके आगे 2 गाड़ियां थीं और पीछे भी 2-3 गाड़ियां आकर रुक गई थीं। मोटरसाइकिल उन गाड़ियों के दरमियान से होती हुई समीना की कार के बराबर आकर रुक गई। समीना ने गर्दन घुमाकर देखा। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ महमूद खूंखार नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। महमूद ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, मैं हिसाब चुकाने में ज्यादा देर नहीं लगाता, थोड़ी देर बाद ही तुमसे निपट लूंगा। उसके लहजे में कुत्ते की सी गुर्राहट थी। समीना तैश दिलाने वाले अंदाज में मुस्कुरा दी। इसी दौरान ट्रैफिक सिग्नल पर पहले ऑरेंज और फिर सब्ज बत्ती रोशन हो गई। समीना ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अपर माल रोड बहुत कुशादा सड़क थी और गालिबन लाहौर की सबसे खूबसूरत सड़क भी यही थी। तमाम 5 स्टार होटल उसी सड़क पर वाक़ थे। सड़क पर कई गाड़ियां और भी थीं। मोटरसाइकिल कभी समीना की कार के बराबर आ जाती और कभी पीछे रह जाती। समीना इत्मीनान से ड्राइविंग करती रही। नहर वाले मोड़ से पहले ही उसने रफ्तार कम कर दी और दाएं तरफ मुड़ने के लिए इंडिकेटर ऑन कर दिया। उससे आगे एक और गाड़ी दाएं तरफ नहर के किनारे वाली सड़क पर मुड़ी थी। यही नहर गुलबर्ग की तरफ चली गई थी और गुलबर्ग नहर के नाम से मशहूर थी। इसके दोनों किनारों पर सड़कें थीं और इनके पीछे बड़ी बड़ी रिहायशी कोठियां। उस वक्त सूरज गुरूब होने वाला था। दिन की रोशनी कम हो रही थी। उस सड़क पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां थीं और फिर ऐसा वक्त भी आया कि सिर्फ समीना की गाड़ी अकेली रह गई। मोटरसाइकिल उससे तकरीबन 20 गज पीछे थी और फिर दफतन मोटरसाइकिल जैसे ही कार के बराबर पहुंची, समीना ने गैर महसूस अंदाज में कार को दाएं तरफ लेना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल की रफ्तार खासी तेज थी। वो उसे दाएं तरफ लेता चला गया। कार उसे मुसलसल दबा रही थी। आरिफ को समीना का मतलब समझने में देर न लगी। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाकर आगे निकलना चाहा, मगर समीना ने भी कार की रफ्तार बढ़ा दी। मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ महमूद चीख चीख कर समीना को गंदी गालियां बक रहा था। मोटरसाइकिल नहर के किनारे की तरफ बढ़ रही थी। समीना ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और कार को कुछ और दाएं तरफ कर लिया। मोटरसाइकिल नहर के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई। आरिफ का चेहरा धुआं हो रहा था। वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल को एकदम रोक भी नहीं सकता था और आगे निकलने का तो सवाल ही नहीं था। और फिर वही हुआ जो समीना चाहती थी। मोटरसाइकिल के पहियों ने जमीन छोड़ दी और वो हवा में उड़ती हुई नहर के वस्त में जा गिरी। आरिफ और महमूद भी चीखते हुए मोटरसाइकिल के साथ ही नहर में गिरे। समीना कार को सड़क के वस्त में ले आई। उसने नहर के दूसरे किनारे वाली सड़क पर मुखालिफ सम से आने वाली 2 कारों को रुकते हुए देखा था। उन लोगों ने मोटरसाइकिल को नहर में गिरते हुए देख लिया था।
समीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी।